लगा है चुनावी पारा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज की जनसभा में कई बयान दिए। कल कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी रोड शो करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो एक श्रीकरणपुर सीट जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले यहां पर चुनाव इसीलिए नहीं हो सके क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं और लगातार दोनों ही पार्टीज की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है। जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, कई बातों को लेकर निशाना साधा, तो वहीं कल सचिन पायलट पहुंचेंगे। पाँच जनवरी को श्रीकरणपुर सीट पर होने वाले चुनाव से पहले सीएम एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो पहली बार चुनाव की तैयारी में जुटे और श्रीकरणपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह के लिए जनसभा की और उनके पक्ष में जनता से मतदान की अपील भी की। जनसभा से पहले गुरुद्वारे गए सीएम भजनलाल, वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हुए शरीक, गुरुद्वारे से सभा स्थल तक किया रोड शो। वीर बाल दिवस के मौके पर श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर सीएम ने चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले वो जयपुर के गुरुद्वारा राजा पार्क में दर्शन करने गए, वहां अरदास की। इसके बाद वो श्रीकरणपुर के लिए निकले, जहां श्री गुरुद्वारा सिंह साहिब में मत्था टेका। वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जो विश्व में अगुवाई बन करके चलती है, ये ऐसे नहीं, हमारे उन वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। मैं उनको नमन करता हूं। गुरुद्वारे में अरदास के बाद सीएम ने सभा स्थल तक रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए। जाहिर है मंच पहले से ही तैयार था। जैसे ही सीएम मंच पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर आपने जिस इसके बाद सीएम चुनावी रंग में नजर आए, जहां मंच से कांग्रेस को जमकर खरी खरी सुनाई। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को चुनाव होगा, जहां बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह का मुकाबला कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर से होगा, जिन्हें कांग्रेस ने उनके पिता गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद मैदान में उतारा है। अगर इस सीट के चुनावी मुद्दे पर नजर डालें तो उनमें सिंचाई के पानी की उपलब्धता, गन्ने की एमएसपी पंजाब के बराबर होना, नशे के कारोबार पर लगाम लगाना और केमिकल युक्त पानी की रोकथाम जैसे मुद्दे शामिल हैं। सीएम भजनलाल ने पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की, जबकि सचिन पायलट 27 दिसंबर को कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर के समर्थन में जनसभा करेंगे। कांग्रेस के लिए ये सीट साख का सवाल है। अब देखना ये है कि जनता इस सीट पर किसे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भजनलाल सरकार नए साल पर शिक्षकों को न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। नए साल पर शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। स्कूलों में खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 दिन की डेडलाइन तय की है। ये दिन जो भर्ती हैं उनको सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जो खाली पद हैं उनकी भी गणना सरकार करा रही है। 90 दिन की जो कार्य योजना बनाई है सरकार ने, जिसमें 12,000 से अधिक पदों को भरने का बीड़ा सरकार ने उठाया है।
बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे जो है विभाग में खाली पद खाली पड़े हैं वो जल्द भरेंगे और काम भी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा विभाग के पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का वादा दिलाया है। इस वादे और दावे के साथ साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगले 30 दिनों में खाली पदों की सूची भी सौंपी जाए ताकि शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भी भरा जा सके। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भजनलाल सरकार के इस फैसले की शिक्षक वर्ग हर ओर से तारीफ कर रहा है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि पिछली सरकार की भर्तियों को समय पर पूरा करना और नई भर्तियों को सामने लाना। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और करेंगे अगली खबर का। नए साल की शुरुआत से पहले प्रदेश में एकदम से प्रदूषण में इजाफा हुआ। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ रहा। हनुमानगढ़ में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं राजधानी जयपुर में AQI 340 के पार रहा। प्रदूषण बढ़ने के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए हमारे संवाददाता अरबाज अहमद की ये रिपोर्ट। में इजाफे के साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा हो गया है। प्रदेश के 13 से ज़्यादा शहरों में 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में 340 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कई शहरों में विजिबिलिटी बहुत तेज़ी से डाउन हुई है। आप देख सकते हैं कि दोपहर बाद भी शहर के दूर के इलाकों में अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी की स्थिति ये है कि चारों तरफ धुंध और स्मॉग नज़र आ रहा है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना लगातार गड़बड़ाता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी नवंबर के पूरे महीने में लगातार लोगों को हेल्थ एडवाइजरी जारी की थी। दिसंबर की शुरुआत के बाद में अब नए साल के आसपास फिर से जो है स्मॉग ने हमला किया है और आप देखेंगे कि प्रदूषण की मार की वजह से राजस्थान के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद ख़राब हुई है, जिसमें हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अलावा बीकानेर, जैसलमेर जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी कोटा और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हुई है। फिलहाल ज़रूरत है कि हालात के मुताबिक प्रदूषण को सुधारने की कोशिशें की जाए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसके लिए कोई ख़ास नीति तैयार करे जिसका असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़े और लोगों को बेहतर हवा सांस लेने के लिए मुहैया हो सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और दुनिया में एक अलग पहचान जोधपुर के खीचन गांव ने बनाई। 7 समंदर पार कर हजारों की संख्या में यहां पर कुरंजा पहुंचे। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे के साधारण से गांव खीचन को कौन जानता था। राजस्थान के जैसे अन्य गांव हैं वैसे ही खीचन की पहचान थी, मगर जब से कुर्जा का 7 समंदर पार से आकर यहाँ डेरा डालने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से न केवल खीचन की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई, बल्कि अपने से लगने वाले इन विदेशी मेहमानों ने फलौदी के खीचन को एक पर्यटन स्थल की पहचान दे डाली। अब पर्यटक स्थापत्य कला के साथ साथ अपने जोधपुर प्रवास के दौरान इन खुर्जा के दीदार को भी शामिल कर लेते हैं। खुर्जा को सभी लोग विदेशी पावणे भी कहते हैं, क्योंकि ये हजारों किलोमीटर दूर विदेशों से यहाँ पहुँचते हैं। बता दें कि एक जमाना था केवल जोधपुर के 550 साल पुराने किले से लेकर राजस्थान की संस्कृति और स्थापत्य कला को निहारने के लिए जोधपुर आया करते थे। मगर हर इंसान के मन में एक ऐसी भावना हमेशा बेजुबान प्राणियों के लिए होती है, चाहे वो घर में हो या कहीं भी बाहर। अचानक किसी भी पक्षी को देखकर मन में दया और करुणा की भावना आ ही जाती है। लेकिन प्रवासी पक्षी कुर्जा जब से फलौदी के खीचन में हर किसी को अपनी ओर खींचने लगी है, तब से स्थानीय लोगों से लेकर देशी विदेशी सैलानी कुर्जा को लेकर उसके प्रति इतने मोहित हो गए हैं। आज सत्य और तथ्य में बात राम की राह में रोड़े अटकाने वालों की। देखिए मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ। आज मैं आपको एक बेहद जरूरी संवाद बताना चाह रहा हूं और आपसे करना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वेटिकन में कोई जीसस के अस्तित्व के बारे में सवाल उठा सकता है? क्या मक्का में कोई मोहम्मद साहब अल्लाह पर सवाल उठा सकता है? मैं जानता हूं आपका डेफिनेटली जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां हमारे प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर
सवाल उठाए गए। हिंदू शायद इकलौती टॉलरेंट कौम है इस पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि हमने दशकों तक अपने राम को टाट में बैठे देखा है और हमारी सियासत शायद दुनिया की इकलौती शर्मसार करने वाली सियासत है जो तुष्टीकरण के लिए जगत के पालनहार प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट तक मांग रही थी। इसलिए मैंने कहा कि आज का संवाद बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं राम की राह में रोड़े अटकाने वालों के चेहरों को एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, यानी रामद्रोहियों को। इसे आप 2023 का सनातनी ईयर एंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। आपको याद होगा वो साल 2007 था जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया और उस एफिडेविट में राम सेतु और रामायण को काल्पनिक बता दिया गया। यूपीए सरकार चाहती थी कि नया सी रूट बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ दिया जाए। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने तक एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर रखा कि सालों तक कोशिश करते रहे कि राम मंदिर कभी ना बने। 2019 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के करीबी बड़ी बेशर्मी से पूछ रहे थे कि राम किस कमरे में पैदा हुए, इसका क्या सबूत है। ये वही नेता थे जिन्होंने पहली बार श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था। याद करिए कांग्रेस के इस नेता को। 2019 में अब मैं आपको 1990 के उस दशक में लेकर चलता हूं जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ निहत्थे कारसेवकों पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोलियां चलवाई थी, बुलवाया था और फिर यह भी कह दिया था कि इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। 1990 के इसी दशक से खुलेआम नारे लगते थे, मिले मुलायम कांचीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसका नतीजा यह हुआ कि 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और कांचीराम और कांग्रेस ने तीनों ने मिलकर यूपी में सरकार बना ली। यानी इस नारे से जिसे जो संदेश मिलना था वो मिल चुका था। ऐसा ही संदेश लालू यादव ने भी दिया था, अपने वोट बैंक को देने की कोशिश करी थी। 23 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने रथ यात्रा लेकर निकले लाल कृष्ण अडवाणी को समस्तीपुर बिहार में अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लालू यादव ने इसके बाद अखबार में एक संदेश लिखा, बिहार की जनता अकलियत के यानी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है और उन्हें कमजोर महसूस करने की स्थिति में हम नहीं आने देंगे। 1992 में एक तरफ कल्याण सिंह थे बीजेपी के जिन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद खुशी खुशी अपनी सरकार की आहुति दे दी थी। दूसरी तरफ उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने देश की जनता से यह वादा किया था कि मैं मस्जिद दोबारा तामीर कराऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अयोध्या में जो राज सिंहासन बन रहा है वो श्री राम का हक है। 500 साल बाद राम मंदिर बनना हर सनातनी के लिए गर्व है। एक दिवाली तो हर साल आती है, यह दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है, तो सोचिए कितनी भव्य और दिव्य होगी। 500 साल वाली दिवाली है ये, याद रखिएगा, सामान्य घटना नहीं है। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।